नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र शेखावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद जेएस पे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त। लोकायुक्त प्रत्येक राज्य में और लोकपाल भारत में एक संस्था, ऐसी संस्था जो लोक सेवकों और जनप्रतिनिधियों की जो शिकायतें हैं का और उसके ऊपर जांच करने और उनके संबंध में कार्यवाही करने हेतु सरकार को जो सिफारिश करने दार है, उस संस्था को हम लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जानते हैं। भारत में इसे लोकपाल और राज्य राजस्थान में लोकायुक्त और अन्य राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि केरल में इसको पब्लिक मैन के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में इसे लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग राज्यों में ऐसी संस्था को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका कार्य है लोक सेवकों अर्थात सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों अर्थात जन नेताओं के खिलाफ जो शिकायत है जनता की, को सुनने का कार्य है और उनके विरुद्ध जो जांच की जानी है वो जांच करने के लिए जिम्मेदार संस्था को हम भारत में लोकपाल, राजस्थान में लोकायुक्त के नाम से जानते हैं। स्वीडन में सर्वप्रथम ऐसी संस्था का गठन किया गया 1809 में और इसके बाद में लगभग वर्तमान में 135 देश हैं जिन्होंने इस प्रकार की संस्थाओं का गठन अपने यहाँ कर रखा है अलग अलग नामों से, जिसमें रूस में इसे प्रोसिक्यूटर के नाम से और ब्रिटेन वगैरह में इसे संसदीय आयुक्त के नाम से, स्वीडन में इसे ओम्बुड्समैन के नाम से, भारत में इसे लोकपाल के नाम से, आदि देशों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो इसके बारे में हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में ऐसी संस्था के लिए सर्वप्रथम मांग रखी थी, वो रखी थी के एम मुंशी साहब ने 1960 में। उसके बाद में 3 अप्रैल 1963, 3 अप्रैल 1963 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जिसके बारे में लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लक्ष्मी मल्ल सिंघवी साहब, जिनका संबंध हमारे जोधपुर जिले से है, बड़े कानूनविद रहे हैं। उन्होंने संसद में 3 अप्रैल 1963 को सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रयोग किया था। कहाँ किया था? संसद में किया था। कब किया था? 3 अप्रैल 1963 को। उसके बाद में हम बात करें सबसे पहले मांग किसने करी, तो मांग के एम मुंशी साहब द्वारा की गई, लेकिन उन्होंने कोई पर्सनल नाम इसका नहीं बताया, पर्टिकुलर नाम नहीं बताया। लेकिन यहाँ जो लोकपाल शब्द जो है सर्वप्रथम यूज किया वो लक्ष्मीमल सिंघवी साहब ने किया और उन्होंने 3 अप्रैल 1963 को इस नाम का प्रयोग किया, संसद में किया। उसके बाद में भारत में एक प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसको हम कहते हैं, उसका गठन किया जाता है जनवरी 1966 में और इसके अध्यक्ष रहते हैं मोरारजी देसाई। और इन्होंने भारत में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की, अर्थात इन्होंने लोक सेवक और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जो भी शिकायत है जनता की, उसको सुनने के लिए, उसकी जांच करने के लिए लोकपाल नामक संस्था भारत में और राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था के गठन की सिफारिश की। इसके बाद में हम बात करें तो 1968 में इनकी सिफारिश को मानते हुए संसद द्वारा प्रथम विधेयक इसके बारे में लाया जाता है। किसके बारे में? लोकपाल के संदर्भ में प्रथम विधेयक लाया जाता है, लेकिन ये संसद से पारित नहीं हो पाता है और इस प्रकार ये 8 बार और लाया जाता है, तो ये 9 बार इस विधेयक को स्वीकृति नहीं मिलती है संसद से और 10वीं बार ये 2011 में लोकपाल के लिए, हम भारत के लोकपाल के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसके बारे में संपूर्ण चर्चा तब करेंगे जब हम भारतीय राजनीति को पढ़ेंगे और भारतीय राजनीति में हम टॉपिक पढ़ेंगे लोकपाल, तब संपूर्ण चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हम लोकायुक्त पढ़ रहे हैं तो थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए कि भारत में ये संस्था किस नाम से और किस प्रकार काम करती है और इसको कब लागू किया गया भारत में। तो भारत में 2011 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है 10वीं बार लोकपाल के संबंध में। 2013 में राज्यसभा और लोकसभा से दिसंबर में राज्यसभा और लोकसभा से मंजूरी मिलती है। 2014 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलती है और 16 जनवरी 2014 को लोकपाल अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। 16 जनवरी 2014 अर्थात लोकपाल अधिनियम भारत में 2014 में 16 जनवरी को प्रभावी हुआ और प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 2019 में 23 मार्च को पीसी घोष साहब को लोकपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो प्रथम नियुक्ति लोकपाल की जो है वो 2019 में की जाती है। तो ये रही भारत के संदर्भ में बात। तो भारत के संदर्भ में हमने देखा कि 1966
1963 में LM सिंघवी साहब ने सबसे पहले लोकपाल शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद में 1966 में 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई द्वारा की गई, ने सिफारिश की कि भारत में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था हो, जो लोक सेवक अर्थात सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जो जनता की शिकायतें हैं उनको सुने और उनके खिलाफ जांच करे। ऐसी संस्था की सिफारिश की गई प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। इसके बाद में 1968 में सबसे पहले विधेयक प्रस्तुत किया जाता है संसद में लोकपाल के गठन के संबंध में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम जो विधेयक कब लाया गया, तो 1968 में। उसके बाद में फिर अलग अलग टाइम पे 8 बार फिर से लाया गया ऐसा विधेयक, लेकिन ये 9 बार विधेयक पारित नहीं हो पाया और 2011 में इसको 10वीं बार पुनः लाया जाता है कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। और ये आंदोलन चलता है अन्ना हजारे के नेतृत्व में। तब ये ज्यादा प्रभावी तरीके से उभर के आती है बात कि लोकपाल की नियुक्ति बेहद जरूरी है, जो जन नेताओं के और बड़े अधिकारियों के खिलाफ जो है शिकायतों को सुने और उनके खिलाफ जांच कर सके। उसके बाद में 2014 में यह अधिनियम लागू होता है। उसके बाद में 2019 में सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति भारत में की जाती है। तो ये रही भारत के संदर्भ में बात। ये परिचय इसलिए दिया जा रहा है कि भारत में ये 2014 में अधिनियम पारित हुआ, लेकिन राज्यों में कई राज्यों में इस अधिनियम को पहले लोकायुक्त के नाम से या फिर अन्य संस्था के नाम से भी इस प्रकार का काम करने के लिए ऐसी संस्था अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से काम कर रही है। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ 1973 में, अर्थात भारत में ये 2014 में आ रहा है, राजस्थान में ये पहले से काम कर रही है इस प्रकार की संस्था। लेकिन सबसे पहले अगर बात करी जाए तो सर्वप्रथम अपने यहाँ कौन सा राज्य है जिसने लोकायुक्त अधिनियम या फिर पारित करने का प्रयास किया, फिर या फिर यूं कहें कि लोकायुक्त विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो उड़ीसा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं लोकायुक्त लोकायुक्त हेतु विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य और इस राज्य को हम कहते हैं उड़ीसा। तो अगर आपसे एग्जाम की दृष्टि से बात बेहद इंपॉर्टेंट है और डेट जो है अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाती है सबसे ज्यादा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती है, या तो वो बिल्कुल फैक्ट्स ज्यादा पूछता है और उसमें डेट जो है, डेट तो अपने को ज्यों की त्यों रट लेनी है। 4-5 डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोकायुक्त की दृष्टि से। यहाँ हम डेट को बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में। लोकायुक्त हेतु विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य, तो प्रथम राज्य कौन सा था, उड़ीसा। लेकिन हम बात करें कि सर्वप्रथम अधिनियम पारित करने वाला, ये विधेयक लेके तो आया 1970 में, इसके द्वारा विधेयक लाया तो गया, लेकिन इसके द्वारा फिर इस अधिनियम को पारित होने में 13 साल लगे और इन्होंने यह अधिनियम पारित किया 1983 में। इस प्रकार 13 साल बाद यह अधिनियम पारित हुआ। पेश तो इन्होंने किया जो है 1970 में सबसे पहले प्रस्तुत किया विधेयक को, लेकिन इन्होंने फिर 13 साल इसको पारित करने में लगा दिया। लेकिन सबसे पहले पारित करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य है, पारित करने वाला राज्य सर्वप्रथम अधिनियम पारित करने वाला, सर्वप्रथम अधिनियम पारित करने वाला राज्य है और उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इस अधिनियम को पारित कर लिया था 1972 में। 1971 में जो है अधिनियम प्रस्तुत किया और विधेयक प्रस्तुत किया और अधिनियम बन जाता है कब, 1972 में। राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें, उड़ीसा ने लोकायुक्त हेतु विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य है, 1970 में लेकर आया। 1983 में इसने अधिनियम जो है पारित कर लिया और सबसे पहले जो है राज्य जो लोकायुक्त को समाप्त करने वाला प्रथम राज्य भी उड़ीसा ही है। इसने 1993 में अपने यहाँ से लोकायुक्त को समाप्त कर दिया। लेकिन सबसे पहले अधिनियम पारित करने वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। इसके बाद में हम राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे, तो आज हम देखेंगे राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। राजस्थान
लोकायुक्त, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। और राजस्थान में ये 1973 में हुआ, तो उड़ीसा में कब लाया गया? 70 में। महाराष्ट्र में कब हुआ? 1972 में। और राजस्थान, इसका तात्पर्य है कि भारत में लोकपाल की नियुक्ति बाद में हुई है। राज्यों ने अपने यहाँ लोकायुक्त अन्य अन्य नामों से, भिन्न नामों से अपने यहाँ ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसी संस्था का गठन पहले से कर लिया जो लोक सेवकों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जनता की जो शिकायतें हैं उनको सुनने और उनके विरुद्ध जांच करने हेतु जिम्मेदार संस्था है। यहाँ राजस्थान में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम में, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से अगर हम पढ़ें, डेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो 4-5 डेट हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करने की ज़रूरत है। उसमें है एक 3 फरवरी, 3 फरवरी 1973। उसके बाद में हम बात करें, एक है 26 मार्च, ये सब 1973 की है, 26 मार्च 1973। के बाद में एक डेट है 27 मार्च 1973। एक डेट है फिर 5 जून, पर्यावरण दिवस, 5 जून 1973। और फिर एक है 28 अगस्त 1973। तो ये जो डेट हैं इनके बारे में सबसे पहले बात करें तो 3 फरवरी 1973 को राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ। तो राजस्थान ने अपने स्तर से यानी राज्य स्तर से इस अधिनियम को पारित कर लिया। कब? जो है राजस्थान लोकायुक्त एवं लोकायुक्त अधिनियम, लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ। पारित होने के बाद में ये केंद्र स्तर से इसको राष्ट्रपति से राष्ट्रपति मंजूरी मिली। 26 मार्च 1973 को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। कब मिली? तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्य स्तर से विधेयक पारित हो गया कब? 3 फरवरी 1973 को, राष्ट्रपति द्वारा मंजूर 26 मार्च को, लगभग 1.5 महीने बाद। उसके बाद में बात करें तो इसका गजट में प्रकाशन हुआ। गजट में प्रकाशन कब हुआ? 27 मार्च, यानी कि अगले दिन इसका गजट में प्रकाशन कर दिया गया। और उसके बाद में 5 जून को राजस्थान में प्रथम उपलोकायुक्त और एकमात्र उपलोकायुक्त, अभी तक उपलोकायुक्त 13 बन चुके हैं, और प्रथम लोकायुक्त आई.डी. दुआ। और वर्तमान में 13वें लोकायुक्त हैं वो हैं आपके प्रताप कृष्ण लोहरा साहब। लेकिन यहाँ जो उपलोकायुक्त हैं वो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त और एकमात्र उपलोकायुक्त, तो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे, और उनका नाम है के.पी.यू. मेनन साहब। तो प्रथम लोकायुक्त नियुक्ति, और इनका नाम क्या था? का नाम था के.पी.यू. मेनन साहब, के.पी. मेनन। के.पी.यू. मेनन। और ये राजस्थान के क्या थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव। इतनी एक बात आपको ध्यान रखनी। तो इसके बाद में 28 अगस्त को तो राजस्थान में पहले उपलोकायुक्त की नियुक्ति हुई, उसके बाद में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई। लोकायुक्त बड़ा होता है उपलोकायुक्त से, लेकिन बाद में नियुक्ति हुई। और वो बाद में कब हुई? 28 अगस्त 1973 को प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति। और प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई? 28 अगस्त 1973 को। और किसकी गई? आई.डी. दुआ साहब। और राजस्थान के एकमात्र उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उसके बाद में सब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश हैं जिनको लोकायुक्त बनाया गया राजस्थान सरकार में। प्रथम लोकायुक्त यहाँ आई.डी. हुआ। इतनी बात आपको याद रह जाएगी। 3 फरवरी 1973 को अपने यहाँ अधिनियम पारित हुआ।
26 मार्च को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, 27 मार्च को गजट में प्रकाशन, और फिर इसके बाद में 5 जून को जो है उपलोकायुक्त की नियुक्ति, और उसके बाद में 28 अगस्त 1973 को जो है प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति। उसके बाद में हम बात करें, इसका मुख्यालय जयपुर में है, मुख्यालय जयपुर में है, और मुख्यालय के बाद में हम बात करेंगे नियम की, तो मुख्यालय जयपुर। और इसकी बात करें, इसमें सदस्य जो है एक लोकायुक्त होता है, एक उपलोकायुक्त होता है, इतनी बात है। मुख्यालय जयपुर है, और उसके बाद में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त नियम, लोकायुक्त एवं लोकायुक्त नियम 1974 से प्रभावी। अधिनियम तो 1973 में बन गया, लेकिन नियम जो बनाए गए इसके लिए वो 1974 से प्रभावी हुए। एक बात याद रखनी है। इसके बाद में तो अधिनियम 1973 है, राजस्थान लोकायुक्त एवं उपायुक्त, उसकी विभिन्न धाराएं हैं। धारा 3 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। धारा 3, धारा 3 में लिखा हुआ है क्या? नियुक्ति के प्रावधान। ये धाराएं इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखनी है। नियुक्ति के प्रावधान, नियुक्ति के प्रावधान की बात करें तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा किसकी? राज्यपाल द्वारा। तो मैंने बात करी थी, अपन ने संवैधानिक आयोग पढ़े, और संवैधानिक आयोग में हमने देखा था, एक तो कौन सा, एक तो देखा हमने निर्वाचन आयोग, दूसरा देखा कौन सा, वित्त आयोग, और एक हमने देखा राजस्थान लोक सेवा आयोग। लेकिन यहाँ हम बात करें, जो पढ़ रहे हैं हम, गैर संवैधानिक आयोग हैं ये गैर संवैधानिक आयोग में हमने पहला पढ़ लिया मानवाधिकार आयोग, दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोकायुक्त एवं उपायुक्त, तीसरा पढ़ेंगे हम राज्य सूचना आयोग। यहाँ जो भी गैर संवैधानिक आयोग है, इसमें जो अध्यक्ष की या सदस्यों की नियुक्ति होती है, उसके लिए समिति सिफारिश करती है। और हमने देखा था कि संवैधानिक आयोगों में जो है वो मंत्री परिषद द्वारा सिफारिश की जाती है, किस राज्यपाल को, राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है, जिनकी नियुक्ति सिफारिश मंत्री परिषद द्वारा की जाती है, किसको, राज्यपाल को। लेकिन यहाँ जो गैर संवैधानिक आयोग है, गैर संवैधानिक से तात्पर्य है कि जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है और जिनको संसद के द्वारा बनाकर जिनका गठन किया गया है, उनको संवैधानिक या सांविधिक आयोग के नाम से भी जानते हैं, या फिर गैर संवैधानिक आयोग तो बोलते ही हैं। यहाँ समितियां काम करती है। तो हमने देखा था कि मानवाधिकार आयोग में 4 मेंबर की समिति होती है, और उसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उसके अलावा फिर विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष सदस्य होते हैं। कहाँ? मानवाधिकार आयोग में। ठीक उसी प्रकार यहाँ 3 सदस्यों की जो समिति होती है, सिफारिश के आधार पे, समिति की सिफारिश के आधार पे लोकायुक्त की नियुक्ति, लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। उपायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त सिफारिश करता है, उसको राज्यपाल है उप लोकायुक्त बनाता है। यहाँ लोकायुक्त की समिति, हम बात कर रहे हैं लोकायुक्त की, तो समिति की सिफारिश, समिति की सिफारिश के आधार पर, समिति की सिफारिश के आधार पे राज्य समिति क्यों, समिति में कौन कौन होता है? तो समिति में 3 मेंबर होते हैं। पहला तो होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री के बाद में 2 सदस्य और होंगे। 2 सदस्य कौन? एक तो होगा आपका प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष, एक होगा आपका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राज्य में उच्च न्यायालय होता है, उस न्यायाधीश होगा, समिति का सदस्य होगा। क्योंकि यहाँ जो है लोकायुक्त की जो योग्यता चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है? न्यायिक पृष्ठभूमि। तो न्यायिक पृष्ठभूमि के लिए सबसे बेटर कौन होगा? न्यायिक पृष्ठ जांच करने के लिए, सदस्यता में योग्यता की जांच करने, वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को समिति में इसीलिए रखा गया है कि वो क्या कर सके, वो ठीक ढंग से सिफारिश कर सके, किसकी? योग्यता की परख करके, और कौन सा व्यक्ति लोकायुक्त बनने के हिसाब से ठीक है। तो यहाँ एक तो अध्यक्ष होगा जो मुख्यमंत्री होगा, नेता प्रतिपक्ष, और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश समिति के अन्य मेंबर होंगे। इसके बारे में बाद में बात करें तो उपलोकायुक्त की नियुक्ति, लोकायुक्त की नियुक्ति में लिख लो आप, लोकायुक्त की नियुक्ति, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा,
लेकिन वहां समिति की सिफारिश पे और यहाँ लोकायुक्त की सिफारिश पे। लोकायुक्त एक बार बन गया तो वो लोकायुक्त के लिए बता देगा, लोकायुक्त की सिफारिश से। अब हम धारा 3 को देख रहे हैं, तो ये नियुक्ति तो हो गई, लेकिन नियुक्ति करोगे किसकी, उसकी योग्यता क्या चाहिए, तो योग्यता में देखो आप, योग्यता में यहाँ अगर हम बात करें लोकायुक्त की योग्यता की, लोकायुक्त की योग्यता तो क्या होनी चाहिए, लोकायुक्त की हो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश नहीं है कोई बात नहीं, क्या हो, मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो न्यायाधीश। ये कैसा होना चाहिए, सेवानिवृत्त। अगर पद खाली है तो जो है राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दे सकता है किसी भी न्यायाधीश को अपने यहाँ लोकायुक्त नियुक्त कार्यवाहक लोकायुक्त नियुक्त किए जाने हेतु। यहाँ हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो, लोकायुक्त उप लोकायुक्त के योग्यता की बात करें। इसके अलावा फिर ये लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये तो उसकी योग्यता है ही है। लेकिन इसके अलावा जो मुख्य योग्यता है वो ये होनी चाहिए, वो बाकी योग्यताएं हैं कि वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, या फिर उसका जो है कोई लाभ का पद, अन्य लाभ का पद नहीं होना चाहिए। यहाँ उपलोकायुक्त की इतनी बात है कि राज्य सतर्कता आयुक्त है, अगर वो बनने के लिए योग्य है तो उसको आयुक्त बनाया जा सकता है, तो उस बारे में इतना इम्पोर्टेंट। योग्यता की बात हो गई। शपथ की बात करें तो शपथ में हम देखेंगे, शपथ राज्यपाल द्वारा या उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति द्वारा, राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर दे इस कार्य के लिए, द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे धारा 4। धारा 4 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, तो धारा 4 में लिखा हुआ है कि लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त द्वारा कोई अन्य पद धारण नहीं किया जाएगा। अर्थात मैंने पहले भी बात करी थी कि लाभ का पद तो कोई ले ही नहीं सकता, तो यहाँ फिर इतनी बात लिखी हुई है कि लोकायुक्त लोकायुक्त एवं लोकायुक्त कोई अन्य पद धारण, धारा 4 की बात होगी। अब चलते हैं धारा 5 में। धारा 5 इसमें पदावधि लिखी है इनकी। हमने देखा था कि राज्य मानवाधिकार आयोग की 5 वर्ष 65 वर्ष पहले थी, जिसको बाद में 2019 से गए बाद में 3 वर्ष 70 वर्ष जो भी अधिक हो, अर्थात या तो 3 वर्ष का कार्यकाल हो या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी कंप्लीट हो जाए, तो दौरान उसको से हटा दिया जाएगा या फिर वो हट जाएगा। तो यहाँ जो है पदावधि की अगर बात करें तो यहाँ पदावधि जो है वो है 5 वर्ष 65 वर्ष, 5 65, या तो 5 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए, जो भी हो पदावधि रहेगी। अर्थात 65 वर्ष का नहीं होता है तो 5 वर्ष तक के लिए का कार्यकाल कर लेगा, और अगर 65 वर्ष पहले ही उम्र हो जाती है 5 वर्ष का कार्यकाल होने से, तो ऑटोमेटिकली उससे हट जाएगा 5 वर्ष। इसके बाद में हम बात करें त्यागपत्र, तो त्यागपत्र का भी यही उल्लेख है, और त्यागपत्र किसको देगा, तो त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। शपथ राज्यपाल दिलाएगा, नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और यहाँ बात करें तो त्यागपत्र भी किसका, लोकायुक्त या उपलोकायुक्त, तो राज्यपाल को देगा। और वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें निर्धारित की जाती है किसके द्वारा, एवं सेवा शर्तें, और ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ये निर्धारित की जाती है राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारण। लेकिन हम वेतन देखें लोकायुक्त का, तो लोकायुक्त का जो वेतन होता है वो राज्य का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर जो लोकायुक्त का वेतन होता है, और उप लोकायुक्त का वेतन न्यायाधीश के बराबर होता है। तो वर्तमान में इनके वेतन की बात करें तो 2,50,000 वेतन
मुख्य न्यायाधीश, ये तो किसका है, वेतन की बात करें तो वेतन में लोकायुक्त, और यहां बात करें उपलोकायुक्त, तो लोकायुक्त का वेतन वेतन तो कितना होगा, तो मुख्य न्यायाधीश के बराबर। और इसका उपलोकायुक्त का न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, या फिर यो न्यायाधीश बोल दो इसको, न्यायाधीश। और ये न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कहाँ के हों, तो ये हाई कोर्ट के होंगे। कहाँ के होंगे, हाई कोर्ट के। वर्तमान में इनकी क्या है, तो इसकी तो बात कर लो 2,50,000, और इनकी 2,25,000। इतनी बात हो गई धारा 5 के अंतर्गत। अब चलते हैं धारा 6 में, और धारा 6 में हटाने के प्रावधान है। धारा 6, हटाने के प्रावधान। और हटाने के प्रावधान क्या है, तो हटाना, त्याग पत्र जब राज्यपाल को देता है तो हटाता भी इसको राज्यपाल ही है। लेकिन यहाँ राज्यपाल की इतनी बात याद रखनी है कि राज्यपाल स्वतः नहीं हटा सकता। राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल अगर इसके खिलाफ शिकायत होती है और शिकायत के बाद में जो है लोकायुक्त की जो है, लोकायुक्त या उपलोकायुक्त की शिकायत होती है, शिकायत के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा इनकी शिकायतों की जांच की जाएगी और फिर सही माना जाता है। उसके बाद में राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से जो है विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, और उसके बाद में विधेयक पारित करके और इसको हटाया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। तो हटाने की प्रक्रिया या फिर हटाने के प्रावधान की बात करें तो उच्चतम कदाचार कदाचार का दोष होने पर क्या होगा, कदाचार का दोषी होने पर उच्चतम न्यायालय की जांच, उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच। अब जांच हो गई, जांच के बाद क्या होगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच, उसके बाद राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष, यहाँ साधारण बहुमत से नहीं, विशेष विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित, और प्रस्ताव पारित होने के बाद में राज्यपाल द्वारा हटाया जाना। ये तो है कदाचार की स्थिति में, कदाचार का दोष उस पे हो जाए तो फिर ये उच्चतम न्यायालय जांच करेगा। लेकिन फिर वो कुछ चीजें हैं जिसमें राज्यपाल हटा सकता है, कौन सी वाली, कि लाभ जो है, लाभ का पद कोई अन्य वाला ग्रहण कर ले। इसके अलावा फिर बात करें वो दिवालिया हो जाए फिर, या फिर उसका जो है अस्वस्थ हो वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो इन परिस्थितियों में राज्यपाल उसको वैसे हटा सकता है। लेकिन कदाचार वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की जांच, फिर राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और फिर राज्यपाल द्वारा उसको हटा दिया जाएगा। तो ये धारा 6 के अंतर्गत है। और अगर इस दौरान उसको हटाया जाता है तो राज्यपाल एक व्यवस्था और करेगा, राजस्थान राज्य लोकायुक्त के पद पे या उपलोकायुक्त के पद पे मुख्य न्यायाधीश को निर्देश देगा कि किसी भी आप एक न्यायाधीश को लोकायुक्त के रूप में अपने यहाँ नियुक्त करो। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी धारा 7 की, और धारा 7 में ये लिखा हुआ है कि इसके द्वारा कौन कौन से मामले देखे जाएंगे, अन्वेषणीय मामले, अन्वेषणीय या अन्वेषण योग्य मामले या जांच योग्य मामले, जांच योग्य मामले धारा 7 में है। कौन कौन से हैं, एक तो आपका पद का दुरुपयोग, पद का उपयोग किस लिए करे, पद का दुरुपयोग या तो किसी को, या तो किसी को हानि या लाभ, या तो किसी से बदला ले रहा हो या फिर अपने किसी विशेष आदमी को विशेष लाभ पहुंचा रहा हो, तो इन दोनों परिस्थितियों में अगर वो पद का दुरुपयोग करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। जांच योग्य मामले ये लोकायुक्त का मामला बनता है कि अगर कोई जो है किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा या फिर किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अपना पद का दुरुपयोग करते हुए किसी को लाभ पहुंचाया जा रहा हो, या तो,
या फिर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वो किसी को हानि पहुंचा रहा हो, अपना मतलब जो है स्वार्थ सिद्धि के लिए हानि या लाभ पहुंचा रहा हो, तो ये जो मामला बनता है ये किसका बनता है? ये लोकायुक्त का बनता है। तो पद का दुरुपयोग या तो किसी को हानि या लाभ पहुंचाने हेतु, पहुंचाने की शिकायत पर, या फिर उसकी भ्रष्टाचार की शिकायत हो जाए कि भैया भ्रष्टाचार कर रहा है बहुत ज्यादा, भ्रष्टाचार। और तीसरा मामला उसका बन जाता है एक भ्रष्टाचार के मामले में, और तीसरा अगर उसका चरित्र सही नहीं है या फिर वो जो है पारदर्शिता नहीं यूज कर रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है, तो उस मामले में भी शिकायत, तो भ्रष्टाचार की शिकायत। और एक शिकायत अकर्मण्य, अकर्मण्यता, अकर्मण्यता या सच्चरित्रता या पारदर्शिता की कमी की शिकायत, पारदर्शिता की कमी की शिकायत। इन मामलों में क्या हो सकता है? इस मामले में फिर यह मामला बनता है किसका? लोकायुक्त का, और उसको शिकायत की जा सकती है। धारा 8 में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पुराने मामले, 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले नहीं देखेगा। इसमें तो है कौन कौन सा को देखेगा, और इसमें है कि कौन सा वाला नहीं देखेगा। 5 वर्ष पुराने मामले, 5 वर्ष पुराने, 5 वर्ष से अधिक, सॉरी, 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले, पुराने मामले की जांच लोकायुक्त द्वारा नहीं की, लोकायुक्त द्वारा नहीं की जाए। इसके बाद में हम देखें कौन सा, धारा 9, धारा 9 में हम देख लें, धारा 9 में शिकायत संबंधी प्रावधान, शिकायत प्रावधान और प्रक्रिया है इसमें। शिकायत संबंधी प्रावधान, शिकायत संबंधी प्रावधान या फिर यूं कहें प्रक्रिया। तो इसमें यह है कि ये जो है ना, इसको शिकायत जो की जा सकती है वो डाक से भी की जा सकती है, मेल से की जा सकती है, फैक्स से की जा सकती है, पीड़ित द्वारा स्वयं द्वारा शिकायत की जा सकती है, पीड़ित द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जो है शिकायत की जा सकती है। उसके अलावा 10 रुपए के जो है नॉन जुडिशियल नोटेरी सहित शपथ पत्र पर इसके जो है बयान या फिर इसके द्वारा जो शपथ पत्र दिया जाता है वो दिया जाना है। और इसके अलावा हम बात करें तो अगर कोई इसको लोकायुक्त को जांच में बाधा पहुंचाता है तो लोकायुक्त द्वारा उसको 6 महीने की सजा दिलवाई जा सकती है। तो ये प्रावधान है। इसमें क्या है कि भैया पहले सबसे पहले क्या कि इसकी शिकायत की किस प्रकार डाक से कर दो, मेल से कर दो या फिर फैक्स से कर दो। उसके बाद में हम बात करें तो पीड़ित द्वारा स्वयं की जा सकती है, पीड़ित नहीं कर पा रहा है या मृत्यु हो गई तो पीड़ित द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जो संपदा का अधिकारी है उसके द्वारा शिकायत की जा सकती है। और उसके बाद में हम बात करें तो 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे क्या है, नॉन जुडिशियल पे शपथ पत्र दिया जाता है। और उसके बाद में हम बात करें 6 महीने की सजा दी जा सकती है अगर बाधा पहुंचाए कोई जांच में, किसको? लोकायुक्त को। 10 में क्या है, 10 में धारा 10 में शक्तियां हैं, और धारा 10 में क्या है? जांच की शक्तियां, जांच के संबंध में शक्तियां क्या क्या है? ये क्या है? ये भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है, कुप्रशासन की नहीं। भ्रष्टाचार, इसके द्वारा भ्रष्टाचार की जांच जा सकती है, भ्रष्टाचार की जांच प्रशासन की नहीं कर सकता। ये कुप्रशासन क्या, प्रशासन ठीक ढंग से अर्थात जो है व्यवस्था किस प्रकार से बनाई हुई है तो वो व्यवस्था के संबंध में तो देखेगा। भ्रष्टाचार व्यवस्था बनी हुई है, में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया जा रहा है, इसकी व्यवस्था कौन देखेगा? लोकायुक्त। प्रशासन की जांच नहीं। शक्ति इतनी है कि स्व संज्ञान भी ले सकता है, स्व संज्ञान अर्थात किसी मामले स्वयं द्वारा
संज्ञान लिया जा सकता है। किसी मामले की शिकायत नहीं हो लेकिन खुद को लगे कि लोकायुक्त का मामला बनता है तो वो स्वयं भी संज्ञान इस मामले में ले सकता है, स्वयं द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। और उसके बाद में बात करें तीसरी शक्ति की, तो तीसरी यही है कि वो जांच कर सकता है, सजा नहीं दे सकता। जांच कर सकता है, जांच कर सकता है, सजा नहीं दे सकता, सजा नहीं दे सकता। धारा 11 की बात करें, धारा 11 में लिखा हुआ है कि इसको सिविल न्यायालय की शक्ति होगी। सिविल न्यायालय की शक्ति क्या होती है? सिविल न्यायालय की शक्ति किसी को समन कर सकता है, समन का तात्पर्य बुलावा भेज सकता है, उसको बुला सकता है, सामने प्रस्तुत होने के लिए कह सकता है, और साक्ष्य जो है शपथ पत्र पर उसके बयान ले सकता है, और कोई आवश्यक दस्तावेज हो तो वो आवश्यक दस्तावेज भी वो मांग सकता है। तो ये सिविल न्यायालय की जो शक्तियां हैं धारा 11 के अंतर्गत है। क्या क्या कर सकता है? समन कर सकता है, उसके अलावा बुलावा भेज सकता है और हाजिर होने के लिए कह सकता है। उसके बाद में जो है शपथ पत्र पे उसके बयान ले सकता है किसी भी साक्षी के, और उसके बाद में संबंधित दस्तावेज हैं उनकी डिमांड कर सकता है, या तो किसी कार्यालय से या स्वयं से या फिर जो है न्यायालय से, जो लोक सेवा से संबंधित कागजात हैं वो वो मांग कर सकता है। और इस प्रकार उसको सिविल न्यायालय की शक्ति है। धारा 12 में क्या है? धारा 12 में रिपोर्ट है। धारा 12 में क्या है? रिपोर्ट। और रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? सभी आयोगों की रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है। किसको? और राज्यपाल किसको देता है? राज्यपाल को। राज्यपाल किसको देता है? विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके बाद में हम बात करें तो धारा 13 में लिखा हुआ है कि अगर कोई मिथ्या शिकायत कर देता है, अर्थात किसी लोक सेवक से, जनप्रतिनिधि से किसी को बदला लेना, और वो सोचे कि मैं इसकी शिकायत कर देता हूँ कि कहाँ पे? लोकायुक्त में। तो अगर मिथ्या शिकायत किसी के द्वारा कर दी जाती है और वो शिकायत जो उसने करी है वो मिथ्या है अर्थात झूठी पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति को अर्थात शिकायत करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। धारा 13 में लिखा है क्या? कि मिथ्या शिकायत पर, मिथ्या, और आप इसको झूठी भी बोल सकते हैं, झूठी शिकायत पर, झूठी शिकायत पर 3 वर्ष की सजा का, 3 वर्ष की सजा का प्रावधान, 3 वर्ष की सजा का प्रावधान। इसके बाद में ये तो हो गई इससे संबंधित धाराएं। पहली में जो है तीसरी से लेके हमने 13 तक की देखी, और तीसरी में हमने देखा नियुक्ति के प्रावधान, योग्यता क्या हो, शपथ कैसे। 4 में हमने देखा कि कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। 5 में हमने देखा इसकी पदावधि। 6 में हमने देखा इसको हटाने की प्रक्रिया, और 7 में हमने देखा जो जांच करने योग्य मामले कौन कौन से हैं। उसके बाद में हमने 8 में देखा कि कौन से मामलों में ये जांच नहीं करता। 9 में हमने देखा कि क्या प्रक्रिया है शिकायत की, दोषी द्वारा स्वयं द्वारा की जा सकती है, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, 10 रुपए के स्टाम्प पे शिकायत दी जा सकती है, और अगर कोई बाधा पहुंचाता है तो उसको 6 महीने की जो है सजा का प्रावधान है। उसके बाद में 10 में हमने देखी शक्तियां। शक्तियां क्या है? कि ये जांच कर सकता है, सजा नहीं दे सकता। इसके अलावा फिर स्व संज्ञान से जांच कर सकता है, और भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है, कुप्रशासन की जांच ये नहीं कर सकता। इसके बाद में 11 में हमने देखा कि इसकी जो सिविल न्यायालय से संबंधित शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। समन जारी कर सकता है, हाजिर होने के लिए कह सकता है, शपथ पत्र पे बयान ले सकता है, संबंधित दस्तावेज मंगवा सकता है। ये सिविल न्यायालय की शक्तियां इसको प्राप्त है। 12 में रिपोर्ट आयोग, लोकायुक्त द्वारा जो है हर वर्ष क्या है? रिपोर्ट यहाँ राज्यपाल को जाती है, राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समक्ष उस रिपोर्ट को रखा जाता है। उसके बाद धारा 13 में क्या है? धारा 13 में अगर कोई मिथ्या सूचना या जो है सूचना देता है लोकायुक्त को, किसी कारणवश अगर ये जो है पता लगता है कि ये मिथ्या या झूठी सूचना है, तो इसका 3 साल का प्रावधान है सजा का। इसके बाद में हम देखेंगे कि लोकायुक्त के अंतर्गत जो है किस किस की जांच की जा सकती है, और कौन कौन है जिसमें जो लोकायुक्त की जांच के अंतर्गत नहीं आते। जांच के अंतर्गत जिनकी जांच
जा सकती है लोकायुक्त द्वारा? तो उसमें सबसे पहले हम लिखे ऊपर ही ऊपर तो मंत्री, समस्त मंत्री। समस्त मंत्री से तात्पर्य इसमें मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री को छोड़ के समस्त मंत्री है राज्य सरकार के। राज्य सरकार की बात कर रहे हैं हम, लोकायुक्त की बात है तो राज्य सरकार, और राज्य सरकार में समस्त मंत्री हैं, उनकी जांच की जा सकती है। उसके अलावा हम देखें समस्त लोक सेवक, लोक सेवक कोई सचिव पद पे बैठा व्यक्ति है, उसकी भी जांच की जा सकती है, सचिव के बाद में और किसकी जांच की जा सकती है? तो आपके जिला प्रमुख की जांच की जा सकती है, जिला प्रमुख, लोकायुक्त की जांच, लोकायुक्त द्वारा जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, जिला प्रमुख। इसके बाद में प्रधान, उप प्रधान, प्रधान, उप प्रधान। इसके बाद में जो है, ये तो हो गया जिला परिषद से संबंधित, ये जिला पंचायत समिति से संबंधित। इसमें सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच अर्थात पंचायत के सदस्यों की जांच नहीं की जा सकती लोकायुक्त के द्वारा। यहाँ बात करें जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, और फिर बात करें जिला परिषद, जिला परिषद एवं पंचायत समिति, जिला परिषद एवं पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्षों की जांच की जा सकती है। स्थायी समितियों के अध्यक्षों की जांच। इसके बाद में आप तो मोटा मोटा ये देख लो कि मंत्रियों की जांच की जा सकती है, लोक सेवक की, सचिव की, जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच इसमें नहीं है। इसके बाद में जो आपके काम के हैं एग्जाम की दृष्टि से, में यहाँ देख लियो नगरीय निकायों में तीनों की जांच की जा सकती है, अध्यक्षों की, अर्थात कौन कौन? तो यहाँ बात करें हम नगर, नगर निगम में तो किस किस की जांच की जा सकती है? तो नगर निगम में महापौर, उप महापौर दोनों की जांच की जा सकती है। महापौर, उप महापौर, अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत है तो ये लोकायुक्त का मामला बनता है। उप महापौर, अगर बात करें जिला नगर परिषद की, नगर परिषद, नगर परिषद में कौन कौन आता है? नगर परिषद में आता है एक तो सभापति और उपसभापति दोनों, सभापति और यहाँ उपसभापति। इसके बाद में हम बात करें नगर निगम, तो नगर निगम में, नगर निगम सॉरी नगर पालिका, नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये हैं। इसके अलावा और कौन है जिनकी जांच की जा सकती है? तो आपके कोई प्राधिकरण है जैसे जेडीए वगैरह, इनके जो हैं अध्यक्ष हैं, इनकी भी जांच की जा सकती है। इसके अलावा कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी की जांच की जा सकती है इनकी। जिनकी जांच नहीं की जा सकती को भी देखें, जिनकी जांच नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती लोकायुक्त के, सबसे पहले आपके राज्यपाल महोदय हैं, वो उनकी जांच नहीं की जा सकती, राज्यपाल। दूसरे कौन से हैं? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की जांच नहीं होती पाल के द्वारा, मुख्यमंत्री इनकी जांच के दायरे से बाहर है। मुख्यमंत्री के बाद में हम बात करें तो महालेखाकार, राज्य का महालेखाकार। फिर बात करें हम आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य जांच के अंतर्गत नहीं आते। फिर ये बात करें हम निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन अधिकारी। हमने बात करी थी जब निर्वाचन आयुक्त का तात्पर्य है कि राज्य के जो चुनाव है, राज्य के चुनाव मतलब जो लोकल चुनाव है, स्थानीय स्वशासन हेतु चुनाव है, वो जो चुनाव करवाने के लिए
दायेदार संस्था है वो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। तो निर्वाचन अधिकारी ये भी इसकी जांच के दायरे से बाहर है। इसके बाद में हम बात करें न्यायालय, समस्त न्यायालय कर्मचारी अधिकारी, न्यायाधीश, न्यायाधीश और न्यायालय के कर्मचारी और अधिकारी, न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी। इसके बाद में हम बात करें न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी के बाद में हम बात करें तो विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, विधानसभा सचिवालय, विधानसभा का सचिवालय अलग से होता है। विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी, सरपंच, सरपंच एवं वार्ड पंच। सरपंच, उप सरपंच एवं वार्ड पंच भी जो है लोकायुक्त के जांच के दायरे से बाहर हैं। तो ये जो एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है। इनके अलावा और भी है जो जांच के दायरे में आते हैं, कुछ अलग हैं जो जांच के दायरे में नहीं आते। लेकिन हमने देखा कि जो सांसद भी हैं जो वो जांच के दायरे में नहीं आते। इसके अलावा एमएलए, तो एमएलए जांच के दायरे में नहीं आते। विधायक जो होते हैं वो भी दायरे में नहीं आते। तो हमने जो बात करी तो जांच के दायरे में आते हैं एक तो मंत्री आपके, मंत्रियों के अलावा हमने बात करी तो मंत्रियों के अलावा हमने देखा कि लोक सेवक, समस्त सचिव, जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद एवं पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्षों की जांच, या फिर नगर निगम में जो है महापौर, उपमहापौर, नगर परिषद में सभापति, उपसभापति, नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके अलावा हम बात करें जो जांच के दायरे में नहीं आते उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महालेखाकार, निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन अधिकारी, आरपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य, न्यायाधीश वगैरह जो न्यायिक कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी जांच के दायरे में नहीं आते। सांसद नहीं आते, एमएलए नहीं आते। सांसद एमएलए भी आप यहाँ लिख लो, जांच के दायरे से बाहर हैं। सांसद और एमएलए जो है लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर हैं। यह हमने बात कर ली। विभिन्न प्रावधान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त से संबंधित। तो आज हमने देखा कि राजस्थान में लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ और इसको राष्ट्रपति की मंजूरी जो है 26 मार्च को मिली, 26 मार्च 1973 को। फिर गजट में प्रकाशन 27 मार्च 1973 को। इसका जो यहाँ अधिनियम पारित हुआ वो 3 फरवरी 1973, 5 जून को उप लोकायुक्त की नियुक्ति और 28 जून 1973 को लोकायुक्त की नियुक्ति। उसके बाद में हमने देखा कि इनकी नियुक्ति, इनके कार्यकाल संबंधी प्रावधान, इनको हटाने की प्रक्रिया संबंधी प्रकार, कौन कौन से मामले देखे जा सकते हैं इनके द्वारा, कौन से नहीं देखे जा सकते, कौन इसके जांच के दायरे में आता है, कौन नहीं आता, ये सारे प्रावधान हमने देखे आज। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, हमने पहले भी बात करी। तो प्रथम लोकायुक्त जो थे, प्रथम लोकायुक्त वो थे आईडी दुआ, प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ। और वर्तमान लोकायुक्त हैं तो वर्तमान जो हैं वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान लोकायुक्त है और ये 13वें नंबर के हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन से नंबर के लोकायुक्त हैं? लोहरा 13वें नंबर के, 13वें। और हम बात करें सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक एमबी शर्मा का रहा। महेंद्र भूषण शर्मा साहब 2 बार लोकायुक्त रहे, एक बार 3 साल के लिए, एक बार 5 साल, और इस प्रकार उनका लगभग 8 साल सर्वाधिक कार्यकाल रहा। सर्वाधिक कार्यकाल एमबी शर्मा, और एमबी शर्मा, महेंद्र भूषण शर्मा, और इनका कार्यकाल यह है 2 बार रहे। कितनी बार रहे? 2 बार लोकायुक्त रहे, 2 बार राजस्थान के लोकायुक्त रहे। के बाद में हम बात करें न्यूनतम कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल, और न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो न्यूनतम कार्यकाल रहा वी एस दवे साहब का, वी एस दवे। और ये 1994 में लगभग 1 महीने के लिए लोकायुक्त रहे वी एस दवे, न्यूनतम कार्यकाल रहा इनका। और यहाँ इसकी इनके बाद में बात करें
तो एक बार में सर्वाधिक कार्यकाल, एक बार जो रहे, एक बार में सर्वाधिक कार्यकाल, और वो रहा आपके सज्जन सिंह कोठारी साहब का। एक बार में सर्वाधिक कार्यकाल, कार्यकाल सज्जन सिंह कोठारी साहब। कौन रहे? सज्जन सिंह कोठारी साहब। इनके समय में 2018 में हुआ यूं कि इनके कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाते हुए लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया गया, लेकिन फिर 2019 में सत्ता परिवर्तन होता है और 2019 में इनके कार्यकाल को फिर वापस कम कर दिया जाता है 5 वर्ष के लिए। तो ये 5 वर्ष से अधिक, अर्थात 5 वर्ष, 5.5 वर्ष से अधिक के लिए जो है, ये लोकायुक्त रहे। एक बार में सर्वाधिक कार्यकाल पूछे तो सज्जन सिंह कोठारी, लेकिन कुल मिला के सर्वाधिक कार्यकाल एमबी शर्मा, महेंद्र भूषण शर्मा का रहा है। महेंद्र भूषण शर्मा सर्वाधिक कार्यकाल के अब तक राजस्थान के लोकायुक्त रहे हैं। न्यूनतम कार्यकाल वीएस दवे साहब का रहा है। प्रथम बात पूछे तो आईडी दुआ साहब हैं, वर्तमान में प्रताप कृष्ण दोहरा साहब हैं, और ये आईडी दुआ साहब के एकमात्र उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय, बाकी जितने भी बने हैं वो उच्च न्यायालय से संबंधित है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो। तो यहाँ हम बात करें उच्चतम न्यायालय के एकमात्र, उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश, वो कौन थे? आईडी दुआ साहब। तो यहाँ हम बात करें तो इस तरीके से हमने देखा सर्वाधिक कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल वर्तमान वाले 13वें नंबर के हैं, और इसके बारे में हमने लोकायुक्त से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो समस्त क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने के चांस जहाँ से रहते हैं वहाँ हमने देखने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे राज्य आयोग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साथियों।